आइए आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान की कुछ विधियों के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजी क्लासेस में आपकी लघु शोध के दौरान आप विभिन्न प्रकार की शोध विधियों के बारे में अध्ययन भी करते हैं और उनमें से कहीं कहीं आप उनका प्रयोग भी करते हैं। वैसे तो ये सभी विधियाँ किसी भी शोध अध्ययन से जुड़ी है, लेकिन शिक्षा में मनोविज्ञान से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग हैं उन्हें संपन्न करने के लिए इन विधियों का सहारा लिया जाता है। जहाँ पर किसी भी एक विद्यार्थी के बारे में अथवा किसी एक समूह के बारे में इन विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तत्वों का संकलन किया जाता है और हम प्रयास करते हैं उनके आधार पर एक अर्थापन करने की कि हमारा विषय जो है, सब्जेक्ट है, उसकी क्या अवधारणाएं रही, उसका क्या चिंतन रहा और यदि कहीं पर भी जो कमजोरियां हैं या सफलताएं हैं उनके पीछे व्याप्त कारणों के बारे में हम सभी इन विधियों के माध्यम से, शोध के माध्यम से जानते हैं। जो कि मनोविज्ञान प्रयोगों पर आधारित विषय है और विभिन्न प्रकार के प्रयोग मनोविज्ञान के अंतर्गत भी किए जाते हैं। इसलिए शोध की इन विधियों को मनोविज्ञान में बहुतायत प्रयोग करने की वजह से इन सभी विधियों को मनोविज्ञान की विधियां भी कहा जाता है। तो आज हम मुख्य रूप से दो विधियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहली जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरी जो है केस स्टडी मेथड। जैसा कि इन दोनों के नाम से ही आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वह प्रयोगों पर आधारित है और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से इसे संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम केस स्टडी की बात करें तो इसमें किसी एक केस के बारे में या विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है और उनसे प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर उनके विभिन्न प्रकार के कारणों, समाधानों आदि का अर्थापन किया जाता है। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं प्रयोग विधि की या एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे हम प्रयोगात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं और मुख्य रूप से यह प्रयोगों पर आधारित होती है, या हम यूँ कहें कि विशेषकर विज्ञान विषय जो है वह प्रयोगों में विश्वास करता है। और मनोविज्ञान में जैसा कि यह एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का विषय है, तो एक समय में जब प्रयोगशालाओं का जो अधिक प्रयोग है वह होना आरंभ ही हुआ था, तब से मनोविज्ञान जो है वह प्रयोगवादी हुआ और विलियम वुंट के द्वारा सबसे पहले लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है, एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई और उस प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रयोग मनोविज्ञान में किए जाने लगे और इसी के अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि के दौरान हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समूह बनाते हैं, उन्हें दो समूहों में बांटते हैं और विभिन्न प्रकार के तत्वों का संकलन प्रयोगों के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल शब्द जो है वह विशेषकर लैटिन वर्ड एक्सपेरिमेंटम से व्युत्पन्न हुआ है और इसका ही एक प्रतिरूप जो है वह प्रयोगात्मक विधि के रूप में आज हम देख रहे हैं। तो मुख्य बात हमें ये समझना है कि मनोविज्ञान में प्रयोगों का आरंभ जो है वो विल्हेम वुंट के द्वारा स्थापित प्रयोगशाला के बाद में स्टार्ट हुआ और तब से मनोविज्ञान ने अपने तत्वों के संकलन के लिए प्रयोगात्मक विधि का आरंभ जो है वह किया। इसी क्रम में यदि हम एक एक्सपेरिमेंटल या प्रयोग की बात करें, जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हम मनोविज्ञान के दौरान करते हैं, तो उनमें हर प्रयोग में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, अर्थात जैसे आप विज्ञान में प्रयोगशाला देखते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के क्रियाएं, तापमान देना, दाब आदि पर विभिन्न प्रकार की रीडिंग्स को नोट करना
और विज्ञान से संबंधित उपकरणों के बारे में आपको इस लैब में पता चलता है, तो उसी प्रकार से मनोविज्ञान की भी प्रयोगशाला होती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कई तरह के जो ब्लॉक्स के मॉडल होते हैं, कई प्रकार की पजल्स और अनेक ऐसी गतिविधियाँ जहाँ पर मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगों को संपन्न किया जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटर, अर्थात कोई भी शोधकर्ता जो एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह पर शोध करता है, उसका होना आवश्यक है। तीसरा, सब्जेक्ट, अर्थात विषय जिस पर हम अपना प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं, वह एक विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थियों का समूह भी हो सकता है, और विभिन्न समूहों में परस्पर तुलनात्मक अध्ययन भी प्रयोगात्मक विधि के दौरान किए जाते हैं। इसी प्रकार से स्टिमुलस, जैसा कि आप सभी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर स्टिमुलस का अर्थ है उद्दीपन, कि किस प्रकार से एक विषय को कोई भी क्रिया करने के लिए तत्पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जानवर पर जब प्रयोग कर रहे हैं और उसे भूखा रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भूख जो है वो एक उद्दीपक का कार्य करती है, जिसके ड्राइव से उद्यत होकर वह प्राणी जो है वह क्रिया करने के लिए तत्पर होता है। इस प्रकार से स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक, रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, कोई भी उद्दीपन जब किसी प्राणी के सामने आता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार से उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों ही प्रयोगात्मक विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है, एलिमेंट है। इसी क्रम में अगला जो तत्व आप देख रहे हैं, वेरिएबल्स, जिसे हम चरों के नाम से जानते हैं, कि दो अलग अलग प्रकार के चरों में तुलना करना, विभिन्न प्रकार के चरों में आपसी संबंध को ज्ञात करना ही एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रमुख उद्देश्य होता है। चरों के प्रकारों के बारे में भी हम विस्तार से किसी और स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बहिरंग चर, मध्यस्थ चर आदि विभिन्न प्रकार के चर जो हैं वह शोध के दौरान यूज़ किए जाते हैं, और उन चरों में परस्पर संबंध को ज्ञात करना ही, तुलना या सहसंबंध करना ही इस प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अब इसी क्रम में हम बात करें वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की, कि हम ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसका महत्व क्या है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन ड्यूरेशन साइकोलॉजिकल स्टडीज़। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप एक गुण भी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इट इज़ मोस्ट रिलायबल, वैलिड एंड साइंटिफिक। ये बहुत ही विश्वसनीय है, वैध है, वैलिड है, और साथ साथ में यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक विधि है। तो विश्वसनीयता, वैधता और प्रयोगात्मकता जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, ऐसी एक प्रमुख विशेषता जो है वो प्रयोगात्मक विधि में देखने को मिलती है। इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोगात्मक विधि का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी एक शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं और उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप प्रयोगात्मक विधि के द्वारा दो अन्य विधियों का यूज़ करके और तुलनात्मक रूप से ये ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से किस विधि का प्रभाव विद्यार्थियों के समूह पर ज़्यादा पड़ा। तो इसी क्रम में हम अलग अलग शाखाएं कह दीजिए, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र कह दीजिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ में जुड़े हैं, उनमें अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से रेप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप पुनः इस विधि का उपयोग बार बार कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी त्रुटियां रह गई हैं, विभिन्न प्रकार के जो एरर्स आपके द्वारा कर दिए जाते हैं शोधार्थी के द्वारा, तो आप इन्हें रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, पुनर्आयोजन भी आप इसका कर सकते हैं, जिससे आपके विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं वे सही प्रकार से कार्य करें, आप विभिन्न संबंधों को एक्यूरेसी के साथ में जांच सकें। तो इसमें ये पॉसिबल है कि आप रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसी क्रम में
शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए या उनके समाधानों को खोजने के लिए इस वैज्ञानिक विधि का, प्रयोगात्मक विधि का यूज़ बहुतायत किया जाता है। इसी क्रम में जैसा आपने रेप्लिकेशन को पढ़ा, उसी प्रकार ये रिवर्सिबल भी है, अर्थात हम पुनः पुनः इन प्रयोगों का आयोजन कर सकते हैं। त्रुटियों को हटाने के लिए जितनी बार हम प्रयोग करते हैं उतना ही त्रुटियों की संख्या कम होती है और हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस विधि में यह संभावना है कि यदि आपसे एक बार कोई गलती हो जाती है तो आप उसे पुनः सुधार कर सकते हैं, दोबारा से उस प्रयोग को विषय पे करके और अपनी त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वेरीफाइबल है, इसका मीनिंग है इसे वेरीफाई किया जा सकता है। अर्थात आपने तत्वों का संकलन किया, आप मान लीजिए ऐतिहासिक विधि के दौरान प्रयोगशाला में न जाकर पुस्तकालय में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने कई डेटा देखे, अपने विचारों के साथ में मिलाकर आपने प्रस्तुतिकरण किया, लेकिन कभी कभी साक्ष्यों का अभाव पाया जाता है, तो हम अपने द्वारा किए गए किसी भी अर्थापन को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने किए गए कार्य को वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से इससे त्रुटियों की संभावना जो है वो कम होती है और इसे साक्ष्यों के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है कि आपने यह निष्कर्ष या अर्थापन दिया तो इसका प्रमुख आधार क्या है। इसी क्रम में यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की, कि प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख प्रकार जो अधिकतर बहुतायत यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कंट्रोल टेस्ट मेथड, दूसरा कंट्रोल ग्रुप मेथड और तीसरा जो है वो रोटेशनल मेथड है। जिसमें पहला जो प्रयोगात्मक विधि का प्रकार है, इसमें इसे कंट्रोल टेस्ट मेथड कहा गया है, अर्थात इसमें नियंत्रित परीक्षण होगा और नियंत्रित परीक्षण विधि के माध्यम से आप कोई भी विषय या विषयी या समूह का अध्ययन करते हैं, जहां पर आप परीक्षण को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल टेस्ट मेथड। इसी प्रकार से कंट्रोल ग्रुप मेथड, अर्थात जहां कहीं पर भी आपने समूह का अध्ययन करना है तो वहां पर आप न्यूनतम 2 समूह बनाते हैं। हो सकता है आप एक समूह का भी निर्माण कर सकते हैं और हो सकता है आप 3, 4 और 5 जैसा आपके शोध का उद्देश्य है उसके अनुसार आप एक समूह को नियंत्रित करते हैं, दूसरे को स्वतंत्र रखते हैं। तो नियंत्रित और स्वतंत्र समूहों में जब कभी विषय को बांटा जाता है, विभिन्न समूहों का अध्ययन किया जाता है, तो जहाँ पर नियंत्रित समूह पाया जाता है अर्थात कंट्रोल ग्रुप पाया जाता है, तो ऐसे मेथड को हम कंट्रोल ग्रुप मेथड कहते हैं। तो हम आश्रित चर और स्वतंत्र चर का अध्ययन जो करते हैं उसमें कहीं न कहीं नियंत्रित चर की अवधारणा होती है और उसे हम नियंत्रित समूह विधि के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में रोटेशनल मेथड, रोटेशन का मीन्स क्या हो गया कि आपने जिस समूह को पहले किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन दिया, कुछ क्रियाएं करवाई, तो उसी क्रम में आप समूहों को बदलते जाते हैं। रोटेशन में उन समूहों को चेंज करते जाते हैं। हो सकता है एक समूह के विद्यार्थियों को भी चेंज करते जाते हैं, लेकिन आपकी क्रिया जो है वह समान रहती है और उस क्रिया को विभिन्न समूहों को बदल बदल कर जब आप देते हैं तो उसे हम रोटेशनल मेथड कहते हैं कि हम विभिन्न विषयों को या फिर विभिन्न समूहों को अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाएं, एक ही समान क्रियाएं करवाते हैं और रोटेशन के माध्यम से उन्हें चेंजेस करते रहते हैं। तो ऐसे विधि को हम रोटेशनल एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि हमने विशेषताएं पढ़ी कि किस लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करना चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसी प्रकार से जिस विधि को भी आप पढ़ेंगे तो आप देखें कि लाभ और हानि यानी गुण और दोष किसी भी विधि में साथ में समाहित होते हैं। तो जितने गुण हैं कहीं न कहीं उसी मात्रा में उसमें दोष भी पाए जा सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशन है
कुछ सीमाएं हैं जिनको भी हमें यहाँ पर अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जितने भी किए जाते हैं वे बिल्कुल आर्टिफिशियल सिचुएशन में होते हैं, कृत्रिम तरीके से परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है और विषयी को ये पता होता है कि वह किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में क्रियाएं कर रहा है, कौन उसे अध्ययन कर रहा है, तो उसे पता होने पर वह कहीं न कहीं उन आर्टिफिशियल सिचुएशंस में वैसा व्यवहार नहीं करता है जैसा कि वह प्राकृतिक रूप से करता है। और उस कारण से हम एक सत्य का अन्वेषण करने में कहीं न कहीं चूक जाते हैं और ट्रू कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें त्रुटियों की संभावनाएं बनी रहती है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि प्राकृतिक रूप से आप बिना किसी प्रेशर के जब टीचिंग करवाते हैं तो आप उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। और यही आपको टीचिंग के दौरान यदि ये बताया जाए कि आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, आपके विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के सजेशंस आपको दिए जाएंगे, तो उस रिकॉर्डिंग का एक प्रकार का प्रेशर आप पर होता है, तो आपका जो ट्रू है, जो सत्य है, वो निकल कर नहीं आता और नेचुरल वे से आप टीचिंग नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयोगात्मक विधि में पाया जाता है। इसी क्रम में यह लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यदि समूह बड़ा होता है तो उन विषय को अलग अलग क्रियाएं करवाने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रियात्मकता पर आधारित है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ये विधि संपन्न की जाती है, तो आप देखें कि उन क्रियाओं को करवाने में उतना ही अधिक समय लगता है और इस कारण से शोधार्थी जो है उस समय पर अपना शोध जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी एक प्रमुख कारण ये देखने में आता है कि अधिकतर जो शोधार्थी एक्सपेरिमेंटल मेथड पर काम करते हैं तो वे समूह की जो विद्यार्थियों की संख्या है जिन पर उन्हें प्रयोग करना है उनकी संख्या वो कम लेते हैं। जैसा कि सर्वे मेथड में आप देखें कि 600 लोगों पर शोध किया जा सकता है, 1200 लोगों पर भी लोग शोध करते हैं और इससे भी अधिक कहीं कहीं PhDs में आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से वहाँ पर हमें जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनकी संख्या जो है वो लिमिटेड रखनी पड़ती है। इसी तरह से ये कॉस्टली होता है। हो सकता है किसी प्रयोग को करने के लिए आपको उपकरणों की खरीद करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट होते हैं या आप कह दें ब्लॉग डिज़ाइन या विभिन्न प्रकार के ऐसे इंटरप्रिटेशन के जो साधन हैं उन्हें अपनाने के साथ ही आप इसे सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यह खर्चीली विधि है जिसे हर किसी शोधार्थी के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी क्रम में कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को हम नियंत्रित परिस्थितियों में विशेषकर रखना चाहते हैं तो वे हमारा सहयोग नहीं करते हैं और अनियमितता कहीं न कहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने 10 दिन के लिए एक पूरा शेड्यूल जो है वो डिसाइड किया, बच्चों को निर्देश दिया कि आपको पूरे 10 दिन तक लगातार इस प्रयोग के दौरान आना है, लेकिन आप देखें वहाँ पर 3 बच्चे अचानक से एब्सेंट हो गए, तो आपका प्रयोगात्मकता पर आधारित ये जो शोध है वह कहीं न कहीं बाधित होता है। वे विषय जो हैं वो पूरी तरह से आपका सपोर्ट नहीं करते हैं और आपका उतना सहयोग नहीं कर पाते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए। एक ऐसा लिमिटेशन भी इसमें पाया जाता है। इसी तरह से हर कार्य को करने के लिए विशेष एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है कि जो जितना निष्णात है, जितना किसी भी विधि को करने में सक्षम है, वही उसे उतनी सफलता से कर पाता है। तो उस कारण से ऐसा भी होता है कि शोधार्थी जिन्हें अधिक अनुभव नहीं होता तो वे विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं जिससे वे सही रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेशन होते हैं वैसे रिजल्ट्स फील्ड में प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसे पूरा करने के लिए आपको एक विशेषीकृत एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जो कि इन एक्सपेरिमेंट्स को सफलता से पूरा करवाने में विद्वता रखता हो। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में पाए जाते हैं और जैसा कि हम यहाँ पर संक्षेप में इन एक्सपेरिमेंटल मेथड और केस स्टडी मेथड को देख रहे हैं, तो विस्तार से फिर किसी स्लाइड में
आपको विभिन्न चरों के बारे में और किस प्रकार से इसे संपन्न किया जाता है, चरों के क्या प्रकार हैं। वैसे तो आप शोध से जुड़ा हुआ जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके दौरान इसे और विस्तार से पढ़ सकते हैं।